स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 कोर पत्र 6, इसके तहत आज हम लोग नई कविता के पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं इस पर चर्चा करेंगे। नई कविता हम उसे कहते हैं जो 1951 ईस्वी के बाद 1951 ईस्वी के बाद की है, यानी कह लें कि जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। ऐसी कविताओं को हम नई कविता कहते हैं। नई कविता कोई अलग एकदम नई कविता नहीं है, यह प्रयोगवाद का ही एक विस्तृत रूप है, जिसे अगे जी ने भी दूसरे सप्तक के अपना जब दूसरा सप्तक उन्होंने कविता लिखा था, पत्र का संपादन किया था दूसरा सप्तक का, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को स्थापित किया है। उन्होंने तो इस बात को ही कहा कि प्रयोगवाद कोई बात नहीं था, कुछ एक विचार के लोग थे जो एक नई तरह से कुछ लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नए तरीके से प्रयास किया, जिसे कुछ लोगों ने प्रयोगवाद का नाम दे दिया। उसी तरह से नई कविता जो है वह प्रयोगवाद का विकसित रूप है, जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है लिखने पढ़ने में, विषय से लेकर के कथ्य से, शैली, छंद, यानी तमाम चीजों में उसको एक नई सुविधा प्राप्त हो गई है, बंधनों से मुक्त हो गया है कवि। इसके साथ ही आत्म प्रशंसा, कुंठा, चिंता आदि से घिरा हुआ विषयों को इसका कथ्य बनाया है। यह कविता वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विचार होकर भी विशिष्ट है। नई कविता के लिए जगत जीवन से संबंधित कोई भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार कथ्य के रूप में त्याज्य नहीं है। वो सभी चीज को ग्रहण करते हैं सब। हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर आज के मानव को जीवन से लेकर मरण तक जिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है या जिनसे उनका सहचर होता है, उन सभी को नई कविता में अभिव्यक्त किया गया है। इसके प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ है 1954 ईस्वी में। इलाहाबाद के एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था, जिसका नाम था परिमल। इसके 3 प्रमुख साहित्यकारों ने, जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही, इन 3 लोगों ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी नई कविता के नाम से 1954 में, और उसी पत्रिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ इसका माना जाता है नई कविता। उसमें जो कविताएं छपती थी, उनके जो तेवर होते थे, उनका जो अंदाज होता था, उनके जो लिखने की शैली होती थी, तो जो विषय होते थे, वह नई कविताओं के विषय बन करके उभरे और नई कविता का सूत्रपात उसी समय से माना जाता है। कहें कि नई कविता प्रयोगवाद के संकुचितता से ऊपर उठकर और अधिक उदार तथा व्यापक बन गई है।
यानी जहाँ कुछ विषयों को लेकर नई प्रयोगवाद में कुछ संकुचन था, वह यहाँ पर उस संकुचन को दूर हो गया है नई कविता में। नई कविता की एक विशेषता है कि ये नई कविता के बारे में हम कह सकते हैं कि ये किसी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है, यानी इसे कोई अपना दर्शन नहीं है। जब देखा जैसा देखा वैसा लिखा, यथार्थ को पकड़ करके लिखा। नई कविता के कवियों के यही स्थिति रही है। अगर हम नई कविता के प्रवृत्तियों यानी उनकी विशेषताओं की बात करें तो देखते हैं कि यह बिल्कुल नए तरीके से नए तेवर में हमारे सामने उपस्थित दिखाई देता है। अगर हम इनकी विशेषताओं को समझना चाहें तो कुछ निम्न तरीके से कह लें उसको, कुछ निम्न तरीकों से उनके विशेषताओं को हम समझेंगे तो लगता है कि हमें समझने में सुविधा होगी। जैसा मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में या पहले के भी पाठ में बताया था कि हम जब भी किसी भी चीज़ को तोड़ के पॉइंट वाइज समझते हैं तो समझने में आसानी होती है। इसी को हम व्याख्यान में अगर लंबा कर दें, सबको मिला घुला दें, तो वह आसान नहीं होता समझने में। तो इसके वही समझने की दृष्टि से हम इसकी विशेषताओं को पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। तो पहला अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी विशेषताओं की विशेषता क्या है कि नैराश्य भावना, नहीं निराशा से भरी भावना है। मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन एवं व्यक्ति के विघटन से, व्यक्तिगत का विघटन से जो चीजें उभरती हैं, जो निराशा व्याप्त होता है, और इसे टकराकर होता क्या है कि आदमी टूट जाता है। इसलिए नई कविता निराशा से, नया कवि और नया कवि जो है वो निराशा से भर उठा है। आशा का संचार खत्म हो गया है, निराशा से भर उठा है। विजयदेव नारायण शाही इस युग के प्रमुख कवियों में से एक है, नई कविता के कवियों में से। वो लिखते हैं, मैं बरसों इस नगर की सड़कों पर आवारा फिरा हूं। मैं बरसों इस नगर की सड़कों पर आवारा फिरा हूं, वहां भी जहां शीशे की तरह सन्नाटा चटकता है और आसमान से मरी हुई बतखें गिरती हैं। यानी जीवन में कितना निराशा है, वह किस तरह से टूटता है। सन्नाटा जैसे शीशे चटकते हो वैसे सन्नाटा चटक जाता है, टूट जाता है। आसमान से बतखें गिर रही है, मरी हुई, जीवित नहीं, यानी आशाएं खत्म हो गई है, निराशा भयंकर बढ़ गया है। दूसरा वेदना के रूप में हम इसको देखें। इस समय के कवियों के और काव्य का भाषा वेदना भी रही। यहां सामाजिक और आर्थिक वैषम्य से वेदना से भरा हुआ इस समय के कवि और व्यक्ति, कविता भी। इसी को मुक्ति बोध लिखते हैं इस विषय पर। सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। यानी दुख दर्द को भी अभिव्यक्त किया गया है इस समय के कविताओं में, और स्पष्ट लहजे में, बिना अलंकारों के, बिना उपमाओं के। तीसरा अगर हम देखें तो कुंठा भी दिखलाई देती है इस समय के कवियों में और उनकी कविताओं में। जाहिर सी बात है, कवियों में रहेगी तभी कविताओं में आएगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको कि कवि या लेखक वही लिखता है जो उसके अंदर जन्म लेता है। अपने अंदर जो विचार जन्म लेता है किसी घटनाओं के प्रति, वो अपने विचारों को उसमें समेट करके और लिख देता है। कुंठा भी देखने को मिलता है। कुंठा कैसे होती है? जब निराशा और
आस्था जो है वह कुंठा को जन्म देती है। जब आदमी जीवन में निराश हो जाता है, कुंठित हो जाता है, धीरे वह निराशा का जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह कुंठित हो जाता है। विजय देव नारायण कुंवर नारायण लिखते हैं, एक दिन मौत की घंटी बजी, एक दिन मौत की घंटी बजी, हड़बड़ाकर उठा, उठकर बैठ गया। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मौत ने कहा, करवट बदलकर चुपचाप सो जा। यानी आदमी जब कुंठित होता है, निराश हो जाता है, तो रह करके अपने आप तरह तरह के ख्यालात आते हैं उसके मन में, बेचैन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती, उठता है, बैठता है, सोचने का प्रयास करता है। उसी का वर्णन किया है यहाँ पर। व्यक्तिकता और बौद्धिकता, इसका भी समावेश दिखलाई देता है हमें नई कविताओं में। आज के कवि की अभिव्यक्ति जो है वह, आजकल के कवि क्या है, वो अहम में सिमट कर रह गया है। उसके अंदर अहमता की भावना है, अहम यानी हम जो है वही है। वह अपने दुख, अपने आशा, निराशा आदि को अभिव्यक्त करता है अपने काव्यों में, यानी समाज की नहीं। ठीक है, व्यक्ति समाज में रहता है तो कुछ ना कुछ उससे समाज की भी मिलती जुलती चीजें नहीं होंगी, रहती होंगी, लेकिन आज का कवि क्या करता है, अपनी कुंठाओं को निकालता है, अपने विषय को लेकर के उसको प्रस्तुत करता है, लिखता है। आजकल के कवि और कविता क्या है, वह भावुकता का स्थान पर बौद्धिक दृष्टिकोण रखता है। भावुकता नहीं है उसके अंदर, बौद्धिकता है। कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटना होकर के गिर गया तो उसके अंदर वो भावना नहीं जगती है, भाव खत्म हो गए। क्यों गिर गया, कैसे गिरा, काहे गिरा, हो सकता है गिर गया होगा, जानबूझकर गिरा होगा, आदि आदि तर्क देने लगता है। यानी यह व्यक्ति के अंदर का जो भावुकता है वो समाप्त हो गई और बौद्धिकता उस पर हावी हो गई। काल्पनिक आदर्शवाद के स्थान पर कटु यथार्थ को, काल्पनिक आदर्शवाद के स्थान पर कटु यथार्थ को उत्कृष्ट समझता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जैसा है वैसा कह देना, लिख देना, चोर को चोर कह देना। इसी कारण वह वर्तमान व्यवस्था के प्रति विक्षोभ भर लिया है अपने अंदर। शमशेर बहादुर सिंह यह भी उसी समय के कवि हैं, नई कविता के। हालांकि ये प्रयोगवाद में भी थे। अधिकांशतः कवि नई कविता के प्रयोगवाद के ही कवि रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह उसी का विस्तृत रूप है। तो शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, मोटी धूली लौन की दूब, साफ मखमल सी कालीन, ठंडी धूली सुनहरी धूप। यानी जो कालीन है वह मोटी है, धुली हुई है, लॉन में बिछी हुई है, और बाहर सुनहली धूप खिली हुई है। एक कालीन की बात करता है, एक लॉन की, और एक बरामदे में बिछे हुई कालीन की बात करता है, यानी बनावट के और वास्तविकता की बात हो रही है। अनास्था, इस समय के कवियों में और कविताओं में आस्था नहीं दिखलाई देगी आपको, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आस्था नहीं दिखलाई देगी। इस समय के लोग धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, आस्था नहीं रखते, अनास्था है इनके अंदर, आस्था नहीं है। इस तरह से हम आगे देखेंगे तो सौंदर्य भावना और कला पक्ष भी दिखलाई देगा इनका। इस समय के कवि सौंदर्य की परिधि में प्रत्येक वस्तु को समेट लेता है। अपने सौंदर्य की परिधि, जो विषय वस्तु में सौंदर्य को जो समेटना होगा वह प्रत्येक वस्तु को समेट लेता है। आज के कवि भाषा, प्रादेशिक भाषा में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सभी को घालमेल कर देता है, यानी सबको मिला देता है, खिचड़ी बना देता है सबका। उसका विचार है कि यह तरीका भाषा के यथार्थ को
प्रकट करती है। यानी ये जो हम लिखते हैं इस तरह से मिला के, यही भाषा का यथार्थ है जिसे ये प्रकट करता है। यानी हमारी जो कविता है वो यथार्थ को प्रकट करता है, इसलिए इस भाषा की आवश्यकता है, वह तर्क देता है। छंदों के तिरस्कार कर छंद को तोड़कर लिखता है, तिरस्कृत कर देता है। कलाहीनता को कला मान बैठा है। कुंवर नारायण कहते हैं, पार्क में बैठा रहा कुछ देर, पार्क में बैठा रहा कुछ देर तक, अच्छा लगा। पेड़ की छाया अच्छा लगा। डाल से पत्ता गिरा, पत्ते का मन, डाल से पत्ता गिरा पत्ते का मन, अब चलूं सोचा तो यह अच्छा लगा। यानी यहां भी कोई छंद की विविधता नहीं है, लय की विविधता नहीं है, यह स्वतंत्र छंद है। इनके छंदों को विधान में बंधकर कविता करना ये लोग स्वीकार नहीं करते। आगे हम बढ़ते हैं तो द्वंद्व देखते हैं। द्वंद्व और संघर्ष भी यहाँ इस समय की कविताओं में दिखलाई देता है। द्वंद्व और उससे जुड़े समस्याओं को, संघर्ष के मार्ग ढूंढती है ये कविता। लिखता है, कवि कहता है कि जब मैंने उनसे कहा देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। वे मुझे अवाक असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। यानी इस समय के लोग क्या है, द्वंद्व और संघर्ष है। मन के अंदर द्वंद्व भी है कवियों में और कविताओं में भी, और संघर्ष की भी बातें हैं। अगर किसी पे कोई उंगली उठाता है तो वह उंगली उठाना, हालांकि ये इसमें प्रगतिवादिता झलकती है, लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि कविता के जैसे जैसे विकास के चरण हैं तो पीछे की जो पृष्ठभूमियां रहती है वो एकदम से छूट जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। वो कहीं ना कहीं रहेंगी ही रहेंगी। यहां व्यंग के तेवर भी दिखलाई देते हैं हमें इस समय। व्यंग पहले उपमा और अलंकारों से अलंकृत करके व्यंग किया जाता था, यहां सीधे सीधे व्यंग होता है इस समय की कविताओं में। इसके धार बहुत पैनी और तीखी हो गई है। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी विषयों पर इनकी पैनी नजर रहती है। आज के कविताओं की, नई कविता के कवियों की और नई कविता में उनके विषय की। लिखते हैं, बड़े बड़े आदर्श वाक्यों को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दो। उन्हें अपनी आस्था, श्रद्धा एवं निष्ठा का अर्थ दो। यानी कथनी करनी में फर्क की बात है। जो कथनी करनी में फर्क हो रहा है उसे सीधे एकदम तीखे स्वर में व्यंग कर देता है कवि। या पे कथनी और करनी में फर्क है। बड़े बड़े वाक्य लिखवा करके अपने ड्राइंग रूम में टंगवाते हैं, लेकिन आचरण जो है उसके उल्टा करते हैं आप। इस विषय को स्थापित किया है। नारी के प्रति दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो जो नारियां छायावाद युग में सम्मान और श्रद्धा के पात्र थी, वह नई कविता में उनको वह सम्मान और श्रद्धा प्रतिष्ठा नहीं मिली है। रघुवीर सहाय लिखते हैं, रघुवीर सहाय उसी समय के कवि हैं, लिखते हैं, नारी बिचारी है, पुरुष की मारी है, तन से क्षुधित, मन से मुदित है, लपक झपक कर अंत में जीत है। यानी नारियों के प्रति जो श्रद्धा छायावाद में थी यहां नहीं दिखाई गई। इसके साथ ही भाषा, प्रतीक, बिंब, उपमान, छंद, रस आदि के में भी बड़ा बदलाव दिखलाई देता है। यहाँ पर एक अलग नयापन दिखलाई देता है, जिसमें नए कवियों ने नई कविता में नए तरीके से प्रयोग किया है, कह सकते हैं हम। इस तरह से हम देखते हैं कि नई कविता के कोई बहुत अलग की कविता नहीं है, बल्कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह प्रयोगवाद का विस्तृत रूप है, जहां न तो विषय, न ही तथ्य और न ही उसके द्वंद्व या भाषा अलग हैं। सभी में ये स्वतंत्र हैं और
स्वतंत्र दृष्टि लेकर ही ये रचना करते हैं। यानी नई कविता एक स्वतंत्र दृष्टि की कविता है, जहां पर कोई बंधन नहीं है, जहां पर कोई विधान नहीं है, जिसकी कोई संविधान नहीं है, बस जो मन में आया, जैसा आया उसमें लिखने के ये पक्षधर रहे हैं। तो नई कविता के बारे में आज इतना ही, फिर इसके बाद अगले क्लास में बाकी बातें करेंगे हम सब।